नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में लोग डिस्कस करेंगे बाल विकास और शिक्षण शास्त्र से संबंधित जो MCQs की सीरीज हम लोग स्टार्ट किए थे उसका MCQs नंबर 17। ठीक है, मैं आप सभी को एक बार बताया था कि हम लोग जो MCQs करेंगे टोटली टॉपिक वाइज रहेगा। और अभी हमारा टॉपिक चल रहा है कौन सा, विशिष्ट बालक या फिर समावेशी शिक्षा से संबंधित टॉपिक। ठीक है, अगर टॉपिक वाइज बात करें तो ये रहेगा हमारा MCQs नंबर 5। अगर पूरा टोटल MCQs की सीरीज की अगर बात करें तो रहेगा हमारा MCQs नंबर 17। ठीक, तो इसको देख के आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये आपके टॉपिक वाइज वाला MCQs का नंबर है। ठीक है, इससे पहले मैं जितना भी MCQs कराया हूँ उसका PDF विथ आंसर आप सभी को मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। अगर आप लोग PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो चैनल ज्वाइन कर सकते हो। चैनल ज्वाइन करने के लिए मैं चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हूँ, आप वहाँ से जाकर चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो डालने में थोड़ा लेट हो गया क्योंकि अभी मेरा शेड्यूल थोड़ा बहुत ज़्यादा बिजी था, इसलिए आप सभी से क्षमा चाहता हूँ। लेकिन अब से हमारी जो वीडियो डलेगी कंटिन्यू रहेगी और लगातार पर डे वीडियो डलेगी। ठीक है, तो चैनल में बनी रहिए, छोड़ के मत जाइए कि सर लेट में वीडियो डाल ऐसे करके। थोड़ा सा पर्सनल प्रॉब्लम भी रहता है तो थोड़ा सा उसको लाइव में देखना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए फिर हमारा आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न दिया गया है, समस्या समाधान प्रायः उन विद्यालयों में सफल है जहां परिवर्तनशील या लचीली पाठ्यचर्या है, कक्षाओं में छात्रों का समूहीकरण है या फिर उपलब्ध है, केवल उच्च स्तरीय शैक्षिक उपलब्धि पर ही बल दिया जाता है, या फिर अध्यापक केंद्रित शिक्षा शास्त्र प्रभावी है। इसमें पूछा गया है जो समस्या समाधान या वाला एक टेक्निक है वो वह किन विद्यालयों में सफल होती है। तो समस्या समाधान वाले जो तकनीक है वहाँ वहाँ सफल होती है जहाँ परिवर्तनशील या फिर लचीली पाठ्यचर्या होती है। कहाँ सफल होती है? उन विद्यालयों में सफल होती है जहाँ परिवर्तनशील या फिर लचीली पाठ्यचर्या होती है। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, जो अध्यापक या अध्यापिका अपने विद्यार्थियों की त्रुटि में सुधार करना चाहता है या चाहती है उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा समुचित मार्ग है। अगर कोई टीचर है उसको अपने स्टूडेंट के त्रुटि कर रहा है, ठीक है, अगर तो उसको त्रुटि में सुधार करना है तो उसको कौन से मार्ग अपनाने चाहिए, कौन से टेक्निक अपनानी चाहिए, ये हमको बताना है। ये प्रश्न भी आपकी CTET 2014 वाले सेकंड पेपर में आया हुआ है। ठीक है, इसके लिए आपको ऑप्शन दिया गया है, उसे अपने विद्यार्थियों की प्रत्येक त्रुटि का संशोधन करना चाहिए। इसके लिए चाहे उसे विद्यालय में देर तक बैठना पड़े तो बिल्कुल गलत है। आप अगर उसके प्रत्येक त्रुटियों को सही करने बैठ जाएंगे तो ये सही नहीं रहेगा, वो सीख नहीं पाएगा। और प्लस देर तक तो बैठ नहीं सकते भाई, क्योंकि हर शिक्षक के लिए एक टाइम पीरियड रहता है कि इतना टाइम तक आपको पढ़ाना है करके, तो आप ही अकेले एक ही सब्जेक्ट को नहीं पढ़ा सकते। तो ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो रहा है। ऑप्शन बी दिया है, उसे बार बार की जाने वाली तथा सामान्य त्रुटियों की अपेक्षा कम होने की त्रुटियों का अधिक संशोधन करना चाहिए। देखिए उसमें क्या बताया गया है, उसे बार बार की जाने वाली तथा सामान्य त्रुटियों की अपेक्षा कम होने वाली त्रुटियों का अधिक संशोधन करना चाहिए। ये भी बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगला ऑप्शन देख लेते हैं, उसे उन त्रुटियों का संशोधन करना चाहिए जो सामान्य अर्थ व अवबोधनात्मक में हस्तक्षेप करती है। ये ऑप्शन आपका होगा सही। जो शिक्षक है उसको उन त्रुटियों में आप संशोधन करना चाहिए जो सामान्य अर्थ या फिर अवबोधनात्मक में हस्तक्षेप कर रही है। अगर कुछ लिखा है मतलब अगर उसका सामान्य अर्थ ही बदल जा रहा है तो उसमें आपको संशोधन करना है, उसमें आपको संशोधन करके उस त्रुटि को सुधारना है। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर डी दिया है क्या चीज़, अगर त्रुटि संशोधन प्रक्रिया बच्चों में को क्षुब्ध करती है तो उसे उनका संशोधन नहीं करना चाहिए, ये गलत है। ठीक, तो एक शिक्षक होने के नाते आपको ऑप्शन नंबर सी करनी चाहिए। अगला प्रश्न है, कक्षा में ध्यान न देने वाले बच्चों से व्यवहार करने के लिए कौन सा उपाय सर्वाधिक लाभकारी हो सकता है। कक्षा में कई लोग होते हैं, बच्चे लोग देखना, जो लोग ध्यान नहीं देते हैं, तो उससे कैसे बिहेवियर करना चाहिए हमको ये इसमें बताना है। इसके लिए आपको ऑप्शन दिए गए हैं,
बच्चे को महसूस कराने के लिए उसे कक्षा में सबके सामने बार बार डांटना डपटना चाहिए? नहीं, ये गलत है, ये सही तरीका नहीं है। अगला प्रश्न है, बच्चे को उस जगह बिठाना चाहिए जहां सबसे कम ध्यान भंग हो सके। ऑप्शन सी है, ध्यान केंद्रित करने के लिए कार्य करते हुए बच्चों को खड़े रहने की अनुमति देना। और ऑप्शन डी है, बच्चे के ध्यान को स्फूर्तियुक्त बनाने के लिए बीच बीच में उसे अवकाश देना। अवकाश देना बिल्कुल गलत, ऑप्शन नंबर डी। ध्यान केंद्रित करने के लिए कार्य कराते हुए बच्चे को खड़े रहने की अनुमति देना, ये भी बिल्कुल गलत। बच्चे को उस जगह बिठाना जहां सबसे कम ध्यान भंग हो सके, ये बात बिल्कुल सही है, आपको यही करना है। देखो क्या होता है, बच्चों का ध्यान ऐसे ही भंग नहीं होता, क्या है आसपास का जो माहौल रहता है या फिर ऐसे कुछ चीज़ रहता है जहाँ उसका ध्यान चला जाता है, तो उसी कारण क्या होता है, बच्चे का ध्यान भंग होता है। तो आपको एक ऐसी जगह बैठा दो जहाँ उसको आसपास की चीज़ें जो ध्यान भंग करने वाली है ऐसी चीज़ें ना दिखाई दे, है ना, ठीक। और आप वो सीधा ब्लैक बोर्ड में देखे या फिर टीचर की ओर देखे, है ना, तो उससे क्या होगा, उसका ध्यान केंद्रित रहेगा, आसपास जो होने वाली गतिविधियों में ध्यान नहीं देगा, तो उसका ध्यान केंद्रित रहेगा और उससे हम लोग सुधार कर सकते हैं। उसको डांटना नहीं है भैया, उसको खड़े भी नहीं कराना है। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, शिक्षा का उद्देश्य, यहाँ पे शिक्षा का उद्देश्य आपको बताना है। ऑप्शन ए है अच्छा नागरिक बनाना, ऑप्शन बी है ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करना जो समाज के लिए उपयोगी हो, ऑप्शन सी है व्यवहारिकता का निर्माण करना। तो देखो, अच्छा नागरिक बनाना ये शिक्षा का उद्देश्य बिल्कुल है, ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करना जो समाज के लिए उपयोगी है, ये भी एकदम बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी है व्यवहारिकता का निर्माण करना, ये तो सबसे ज़्यादा जरूरी है और मतलब ये सबसे बड़ा उद्देश्य है, क्योंकि एक शिक्षा ही तो व्यवहार लाती है ना भाई। आप लोग देखना, एक शिक्षित व्यक्ति के व्यवहार में एक अलग ही तरीके का गुण रहता है, ठीक। तो ऑप्शन सी भी सही है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी जो है शिक्षा का उद्देश्य होगा। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा से तात्पर्य है। समावेशी शिक्षा का तात्पर्य आपको बताना है। ऑप्शन ए है नियमित विद्यालयों में सभी प्रकार के बालकों का बिना किसी भेदभाव से स्वागत करना। ऑप्शन बी है शिक्षा का एक विशेष तरीका जिससे सभी बालक सीख सके। ऑप्शन सी है कड़ी दाखिला प्रक्रिया को बढ़ावा देना। और ऑप्शन डी है शिक्षण के लिए विशेष विद्यालयों का प्रयोग करना। तो अगर समावेशी शिक्षा की बात करें तो समावेशी शिक्षा का अर्थ विशेष विद्यालय का प्रयोग करना बिल्कुल नहीं है, कड़ी दाखिला प्रक्रिया को बढ़ावा देना ये भी नहीं है, शिक्षण का एक ऐसा तरीका है जिसे सभी बालक सीख सके, समावेशी शिक्षा कोई तरीका नहीं है शिक्षण की, तो ये भी नहीं आएगा। तो बच गया क्या, ऑप्शन नंबर ए। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, नियमित विद्यालयों में सभी प्रकार के बालकों का बिना भेदभाव से स्वागत करना। सही बात है, समावेशी शिक्षा मतलब सबको शिक्षा, सबको समान शिक्षा, समानता की शिक्षा। तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, बीने साइमन परीक्षण द्वारा मापन किया जाता है। बीने साइमन एक परीक्षण है, तो इस परीक्षण द्वारा किसका मापन किया जाता है बताना है आपको। ऑप्शन दिए हैं आपको, सामान्य बुद्धि का, विशिष्ट बुद्धि का, अभिवृत्ति का या फिर क्षमता का। इसका सही आंसर देखेंगे तो सही आंसर होगा विशिष्ट बुद्धि का। जो बीने साइमन परीक्षण है, इसकी सहायता से विशिष्ट बुद्धि का क्या किया जाता है, परीक्षण किया जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, वाणी दोष नहीं है। वाणी दोष इसमें से कौन सा नहीं है आपको बताना है। ऑप्शंस है ध्वनि परिवर्तन और अस्पष्ट उच्चारण, धीमी या तेज गति से बोलना, हकलाना और तुतलाना, तीव्र अनादि वाणी। देखो इसमें क्या बताना आपको, वाणी दोष मतलब बोलने में जो दोष है उसको बताना है। तो देखो ध्वनि परिवर्तन और अस्पष्ट उच्चारण, तो ये तो आपका वाणी दोष है, ठीक। धीमी या तेज गति से बोलना ये आपके वाणी दोष के अंतर्गत नहीं आता है। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर, यहाँ पर देखो नहीं है पूछना है भाई, वाणी दोष नहीं है बताना है। तो धीमी या तेज गति से बोलना कोई वाणी दोष के अंतर्गत नहीं आता है। अगर आप उच्चारण सही कर रहे हो तो आप तेज बोलो या फिर धीमी बोलो, वो आपके दोष के अंतर्गत नहीं आएगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हकलाना या तुतलाना, ये तो आपके वाणी दोष के अंतर्गत आता ही है। ऑप्शन डी है तीव्र अनादि वाणी, ये भी वाणी दोष के अंतर्गत आता है। तो ए ऑप्शन कौन सा और ऑप्शन नंबर ए, ये तीनों गलत हो जाएगा। सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
अगला प्रश्न है प्रयास और भूल सिद्धांत के प्रतिपादक है। ऑप्शन है थॉर्नडाइक, कोहलर, मैकडूगल और पेवलॉव। इसका सही आंसर देखेंगे तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। कौन सा? थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने क्या किया था? प्रयास या फिर भूल सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। जिस वक्र रेखा में प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र होती है, मतलब ज़्यादा फास्ट होती है, और बाद में यह क्रमशः मंद या फिर स्लो होती जाती है, तो उस वक्र को हम क्या कहते हैं? ऑप्शंस है आपके सामने। उन्नतोदर वक्र या फिर उत्तल वक्र, नतोदर वक्र, मिश्रित वक्र रेखा या फिर वक्र रेखा नहीं होती है। इसका सही आंसर देखेंगे, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा? इसको बोलते हैं उत्तल वक्र या फिर उन्नतोदर वक्र। ऑप्शन नंबर ए है इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य है। मानसिक स्वास्थ्य जो विज्ञान है उसके इंटेंशन, उद्देश्य को आपको बताना है। ऑप्शन है बालक के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना, ऑप्शन बी है कुसमायोजन का निराकरण करना, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? ए और बी दोनों, क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का उद्देश्य होता है बालक के मानसिक स्थिति के या फिर स्वास्थ्य की रक्षा करना या कुसमायोजन का निराकरण करना। अगला प्रश्न है शब्दों के अक्षर के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना और अक्सर जासूस स्मृति का हाथ से संबंधित है। मतलब यहाँ पर देख सीधा पढ़ने में कठिनाई है, डायरेक्ट यहाँ यही समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, पढ़ने में कठिनाई। इसको ही देख के आप लोगों को समझ जाना है। यह प्रश्न कई बार आया है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखो कितना बार आ गया, 3 बार यही प्रश्न आ रहा है और अलग अलग तरीके से आ रहा है। ठीक, तो इसका सही आंसर होता है डिसलेक्सिया। आप लोगों को मैं कई बार बताया, पढ़ने में अक्षमता मतलब डिसलेक्सिया होती है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकता है? सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा, आप लोगों को पहले भी बताया था क्या होता है? समावेशी शिक्षा। सभी के लिए शिक्षा, समान रूप से शिक्षा, सभी की शिक्षा, यह कौन सा है आपके? समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आता है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है शिक्षार्थी तब तक नहीं सीख सकते जब तक उन्हें शिक्षा के सामाजिक उद्देश्यों की आवश्यकताओं के अनुरूप न पढ़ाया जाए या उन्हें यह पता न हो कि जो तथ्य उन्हें पढ़ाए गए हैं निकट भविष्य में उनका परीक्षण किया जाएगा। ऑप्शन सी है वे सीखने के लिए तैयार न हो, और ऑप्शन डी है दैनिक आधार पर घर में उनके माता पिता विद्यालय में उनके सीखने के बारे में नहीं पूछेंगे। तो देखो ये वाला ऑप्शन तो आएगा ही नहीं, वे सीखने के लिए तैयार ना हो, यह हो जाएगा आपका सही आंसर। क्योंकि अगर कोई शिक्षार्थी है सीखने के तैयार ही नहीं है तो उसको हम सिखा नहीं सकते। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, ऑप्शन डी तो गलत ही मैं बताया हूँ। ऑप्शन बी उन्हें यह पता ना हो कि उन्हें जो तथ्य पढ़ाया जा रहा है वो निकट भविष्य में उनका परीक्षण किया जाएगा, ये भी गलत है, ये सही ऑप्शन नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर ए भी गलत है। सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है एकाग्रता समय के साथ मेल बैठाने के लिए एक दत्त कार्य को पूरा करने के लिए आवंटित समय को घटाना और चरणबद्ध तरीके से इस एकाग्रता समय को बढ़ाना निम्नलिखित में से किस विकार से निपटने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होता है? इसके लिए आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। अशांतकारी व्यवहार संबंधित विकार, ऑप्शन बी है डिस्फेसिया, ऑप्शन सी है संवेदी एकीकरण विकार, और ऑप्शन डी है एकाग्रता हास अति क्रियाशील विकार। इसका सही आंसर देखें तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी। कौन सा? एकाग्रता हास अति क्रियाशील विकार। ये जो आपको बताया गया है मेथड, इस मेथड के सहायता से हम लोग किससे निपट सकते हैं? किससे? कौन सी विकार से? एकाग्रता हास अतिक्रियाशील विकार से। ठीक, तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है
लड़कों एवं लड़कियों के विषय में कुछ कथन नीचे दिए गए हैं, आपको अपने अनुसार कौन सा सही है बताना है। ऑप्शन ए है लड़कों को घर से बाहर कामों में सहायता करनी चाहिए। ऑप्शन बी है लड़कों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए। ऑप्शन सी है सभी लड़कों को विज्ञान तथा लड़कियों को गृह कार्य गृह विज्ञान पढ़ाया जाना चाहिए। और ऑप्शन डी है लड़कियों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए। इसका सही आंसर देखें तो सही आंसर है बाल विकास के अनुसार ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? कि लड़कों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए। वैसे तो सही होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, लेकिन हमारे बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र के अनुसार देखें तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है एक बच्चे की कॉपी में लिखने में विपरीत छवियां, दर्पण छवि आदि जैसी गलतियां मिलती है। इस प्रकार का बच्चा लक्षण प्रदर्शित कर रहा है, मतलब लिखने में गलतियां मिल रही थी। देख लेते हैं क्या होगा इसका सही आंसर। ऑप्शंस पहले देख लेते हैं। ऑप्शन ए है अधिगम में असुविधा। ऑप्शन बी है अधिगम में अशक्तता। ऑप्शन सी है आपका कौन सा? अधिगम में कठिनाई। और ऑप्शन डी है अधिगम में समस्या। इसका सही आंसर देखेंगे तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? अधिगम में अशक्तता कही जाती है। किसको? अगर कोई बच्चा लिख रहा है, ठीक, तो उसके लिखने में विपरीत छवि दिख रही है, दर्पण छवि दिख रही है, तो ऐसी जो गलतियां हो रही है, मतलब उल्टा लिख रहा है, सीधी सी बात इसका कहने का तात्पर्य है। तो यहाँ जो गलतियां है कौन सा लक्षण प्रदर्शित करता है? तो अधिगम में अशक्तता को प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न है अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रतिभाशीलता किसका संयोजन है? एक टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो प्रतिभाशीलता किसको मानता है, इसको आपको बताना है। ऑप्शंस है उच्च योग्यता, उच्च वचनबद्धता, उच्च सृजनात्मकता, उच्च प्रेरणा, उच्च वचनबद्धता क्षमता, उच्च, ठीक। अगला है उच्च योग्यता, वचनबद्धता, उच्च क्षमता। और ऑप्शन डी है उच्च क्षमता, उच्च स्मरण शक्ति या फिर उच्च सृजनात्मकता। इसका सही आंसर देखें तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, उच्च योग्यता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? उच्च योग्यता, उच्च वचनबद्धता और उच्च सृजनात्मकता होनी चाहिए। तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है अध्यापिका ने एक कमेटी के प्रधान को सभापति के स्थान पर सभा अध्यक्ष लिखा है। यह संकेत करता है, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, कि अध्यापिका एक से अधिक उपयुक्त परिभाषिक शब्द का पालन करती है, भाषा पर अच्छा अधिकार रखती है, एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है, या फिर लिंग पूर्वाग्रह से ग्रस्त है। इसका सही आंसर देखेंगे तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर। सही बात है, सभापति एक लिंग युक्त है, लेकिन सभाध्यक्ष क्या है हमारा एक लिंग मुक्त भाषा है। तो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? जो पहले से योजना है उसमें नई जानकारी को अगर ऐड करना है हमको तो उसको हम क्या कहेंगे, इसको पूछा गया है। ऑप्शन ए है समायोजन, ऑप्शन बी है साम्य धारण, ना ऑप्शन सी है आत्मसत्कारण एंड ऑप्शन डी है संगठन। तो इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, आत्मसत्कारण बोला जाता है। किसको बोला जाता है आत्मसत्कारण? प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी को जोड़ना को बोला जाता है आत्मसत्कारण। अगला प्रश्न है वंचित समूहों के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ाना चाहिए, इसका अभिप्राय क्या है? ऑप्शन ए है समावेशी शिक्षा, ऑप्शन बी है विशेष शिक्षा, ऑप्शन सी है एकीकृत शिक्षा और ऑप्शन डी है अपवर्जक शिक्षा। देखो इसमें क्या पूछा गया, जो वंचित वर्ग के बालक रहते हैं, ठीक है, उसको सामान्य विद्यार्थियों के साथ पढ़ाना है तो उसको हम क्या कहेंगे? आप लोगों को मैं पहले ही बताया क्या बोलेंगे, समावेशी शिक्षा, साथ साथ पढ़ाना, एक समान पढ़ाना, भेदभाव नहीं करना, ये तो हमारा क्या है समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है। सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है? यहाँ पर देखो, वहाँ पर पठन में विकृति थी या फिर पठन में कठिनाई थी, यहाँ पर लिखने में कठिनाई है, तो लिखने वाले को कहा जाता है डिस्ग्राफिया।
इसको आप लोग याद रखना। देख ग्राफ से ही पता चला कि डिस्ग्राफिया है लिखने में अक्षमता और डिसलेक्सिया है पढ़ने में। ठीक, तो इसको आप लोग याद रखना। ये है आपका पढ़ने में कठिनाई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका अध्यापिका के द्वारा एक सृजनात्मक बाल बच्चे की पहचान करने के लिए सर्वाधिक युक्त होगा। एक बच्चा है जो सृजनात्मक है ना, तो अगर उसकी पहचान करना है एक टीचर को, तो वहाँ कैसे पहचान करेंगे, इसको बताना है। इसके लिए आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। बच्चे का विस्तृत रूप से अवलोकन करना, विशेष रूप से उस समय जब वह समस्याओं को हल करते हैं। कब उसका अवलोकन करेंगे, जब वह समस्याओं को हल कर रहा है या फिर कर रही है, तब उसका क्या करना है, हम लोग अवलोकन करना है। ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी दिया है, यह अवलोकन करना कि बच्चा या फिर बच्ची समूह के कार्यों में साथियों के साथ किस प्रकार से प्रतिक्रिया करती है। और ऑप्शन सी है, मानकीकृत बुद्धि परीक्षणों को देना। और ऑप्शन डी है, वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों को देना। ये ऑप्शन गलत, ए ऑप्शन गलत। सही ऑप्शन नंबर बी कौन सा, कि यह अवलोकन करना कि बच्चा समूह के कार्यों में साथियों के साथ कैसी प्रतिक्रिया करता है। ये इसका होगा सही आंसर। ए भी गलत आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा के पीछे मूल आधार यह है कि प्रत्येक बच्चे के निष्पादन के लिए मानक एक समान तथा मानकीकृत होना चाहिए। ऑप्शन बी है, समाज में विभिन्नता है और विद्यालयों को इस विभिन्नता के प्रति संवेदनशील होने के लिए समावेशी होने की आवश्यकता है। और ऑप्शन सी है, हमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के ऊपर दया करने की आवश्यकता है और सुविधाएं तक उनकी पहुंच होनी चाहिए। और ऑप्शन डी है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए अलग विद्यालयों की व्यवस्था करना लागत प्रभावी नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के ऊपर दया करने की आवश्यकता है और उन तक सुविधाएं पहुंचाना जरूरी है। तो इसका हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है, बताना है। ठीक, ऑप्शन ए है उच्च आत्म क्षमता, निम्न औसतीय मानसिक प्रक्रियाएं, अंतर्दृष्टिपूर्वक समस्याओं का समाधान करना। और ऑप्शन डी है उच्चतर श्रेणी की मानसिक प्रक्रियाएं। उच्चतर श्रेणी की मानसिक प्रक्रियाएं तो है, अंतर्दृष्टिपूर्वक समस्याओं का समाधान करना भी उसकी विशेषता है, उच्च आत्म क्षमता भी उसकी विशेषता है। तो इसकी विशेषता कौन सी नहीं होगी, ऑप्शन नंबर बी, निम्न औसतीय मानसिक प्रक्रियाएं। ये हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, बच्चों को समूह में कार्य करने देना एक प्रभावी शिक्षा रणनीति है क्योंकि छोटे समूह में कुछ बच्चे को दूसरे बच्चों पर हावी होने की अनुमति होती है। ऑप्शन बी है, सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं। ऑप्शन सी है, बच्चा अपना कार्य जल्दी करने में समर्थ होता है। और ऑप्शन डी है, इससे शिक्षक का काम कम हो जाता है। ये तो बिल्कुल गलत है, ये जल्दी करते हैं वाले भी गलत है, छोटे समूह हावी होना भी गलत है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्या होता है, बच्चे जो है बोलते हैं ना जी ग्रुप स्टडी करो, ग्रुप स्टडी करो, तो क्या है ना, अगर एक समूह में पढ़ रहे हैं ना, तो उससे क्या बच्चे एक दूसरे से जल्दी देख के सीखते हैं। इसी कारण यहाँ आपका जरूरी है क्या जी, समूह में कार्य देना, ताकि बच्चे एक दूसरे से जल्दी सीखे। ठीक, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो यह संकेत देता है कि बच्चा कर रहा है लक्षण प्रदर्शित। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक यहाँ पे, तो यहाँ पर यह बताने की तो बच्चा कौन से लक्षण प्रदर्शित कर रहा है ये बताना है। ठीक, इसके लिए आपका ऑप्शन दिए गए, लेखन अक्षमता या फिर डिस्ग्राफिया इसी को बोलते हैं, गणितीय अक्षमता या फिर डिस्कैल्कुलिया बोलते हैं, गति समन्वय अक्षमता डिस्प्रैक्सिया या फिर पठन अक्षमता डिसलेक्सिया। यहाँ पर देखो क्या पूछा गया है आपको, एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को, जहाँ पर देखो डायरेक्ट पढ़ने वाला है, मैं पहले ही बता, पढ़ने में कठिनाई मतलब डायरेक्ट आपको लगा देना कौन सा, डिसलेक्सिया। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखो भाई ये प्रश्न कितना बार आ रहा है, अलग अलग तरीके से आ रहा है। ठीक, तो इसको अच्छे से आप लोग याद रखना। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा मानती है कि
हमें खाली स्थान के अनुरूप बदलना है। खाली स्थान, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक यहाँ है कि समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें खाली स्थान को खाली स्थान के अनुरूप बदलना है, ऐसा है, ठीक। तो इसका सही आंसर देखेंगे तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। कौन सा? व्यवस्था एवं बच्चे। ठीक, जो जो व्यवस्था है उसको हमको बच्चे के अनुरूप बदलना है, ये है हमारे समावेशी शिक्षा का मानना या फिर मान्यता। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। सही बात है, क्योंकि समावेशी शिक्षा के अंतर्गत हम लोग क्या कर रहे हैं, बच्चे को शिक्षा देना, समान शिक्षा देना। जो विशेष वंचित वर्ग के बालक है या फिर विशेष बालक है उसको शिक्षा देना सामान्य बच्चों के साथ, ये सब तो उसका उद्देश्य भी, ठीक। तो जो व्यवस्था है, ये जो व्यवस्था चल रही है उसको हम लोग बच्चे के अनुरूप बनाएंगे, ये समावेशी शिक्षा की मान्यता है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, एक समावेशी कक्षा में किसी शिक्षिका की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। एक समावेशी कक्षा है, ठीक, वहाँ पर एक टीचर मैडम यहाँ पे शिक्षिका बोली है भाई, तो उसकी भूमिका क्या होगी? ऑप्शन ए है कक्षा के लिए ऐसी योजना बनाना कि प्रत्येक बच्चा समान गति से आगे बढ़े। ऑप्शन बी है यह सुनिश्चित करना कि शिक्षिका कक्षा को मानक निर्देश दे रही है। और ऑप्शन सी है बच्चे के माता पिता के व्यवसाय को जानना ताकि शिक्षिका प्रत्येक बच्चे के भावी व्यवसाय को जान सके। और ऑप्शन डी है सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चों को अपनी संभावनाओं को प्राप्त करने का अवसर मिले। इसका सही आंसर देखेंगे, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। डी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, अधिगम अशक्तता वाले बच्चे होते हैं। ऑप्शन ए है बच्चे निम्न बुद्धि लब्धि वाले होते हैं। ऑप्शन बी है बच्चे को एक समान दिखाई देने वाले अक्षरों और वर्णों में भ्रम होता है। ऑप्शन सी है बच्चे दृश्य शब्दों को आसानी से पहचानते और समझते हैं। और ऑप्शन डी है बच्चे का मानसिक विकास मंद होता है। तो ऑप्शन डी गलत है, मानसिक विकास मंद होता है वाला। ऑप्शन सी भी गलत है। ऑप्शन ए भी गलत है कि कम निम्न बुद्धि लब्धि वाले होते हैं। इसका सही आंसर होता है अधिगम अशक्तता वाले बच्चे क्या होते हैं, बच्चों को एक समान दिखाई देने वाले अक्षरों और वर्णों में थोड़ा सा भ्रम होता है, पहचान नहीं पाता है। जैसे माँ है, भ है, तो एक समान जैसे बी डी है ना, तो ऐसे अक्षरों में लोगों को भ्रम होता है कि बी है या डी है, तो इसको बोलते हैं क्या चीज, अधिगम अशक्तता। ये भी प्रश्न 2015 में आया हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ऑप्शन ए है यह एक दर्शन है कि विशेष बच्चे ईश्वर के विशेष उपहार है। ऑप्शन बी है यह विश्वास है कि बच्चे को अपनी योग्यताओं के अनुसार अलग किया जाना चाहिए। देखो यहीं से पढ़ लेते हैं, ईश्वर की विशेष उपहार है, गलत है। अलग भी करना गलत है, योग्यताओं के अनुसार अलग करना के बोला नहीं करना है ऐसा। ऑप्शन सी है यह एक विश्वास है कि कुछ बच्चे कभी कुछ सीख नहीं सकते, ये भी गलत है, सीख सकते हैं, तरीका होना चाहिए सिखाने का। यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय या प्रणाली में समान शिक्षा प्रदान करने का अधिकार, यह एकदम बिल्कुल पॉजिटिविटी है और यही है इसका सही आंसर। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो यह थे हमारे आज के इस एमसीक्यूज की टोटल 30 क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, जो लोग नए हैं वो लोग, और जो लोग पुराने हैं वो लोग वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना अगर कुछ इसमें आप लोगों को कुछ मिस्टेक लगता है या फिर कुछ सुधार करना है तो आप लोग ज़रूर बताइए। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बता दूँ, मैं अभी हॉस्टल वार्डन का जो कंप्यूटर वाला बैच है उसको फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ। और कंप्यूटर के लिए आप लोगों को एक मैं नोट्स बनाया हूँ, उसको मैं उसका PDF बना के जल्द से जल्द अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा। और मैं सोच रहा हूँ कि बाल विकास और शिक्षण शास्त्र के लिए भी एक नोट्स बनाऊँ। अगर आप लोग एग्री हो, अगर आप लोग चाहते हो नोट्स 2 शेयर करके, तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं उसको बनाने की कोशिश करूँगा और जल्द से जल्द आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराऊंगा, जो आप लोगों के लिए बहुत ही लाभकारी होगा। ऐसा नहीं है कि किसी का कॉपी ऐसा नहीं रहेगा, और बहुत सारे जो एकदम एनालिसिस करके जो पेपर आए हैं उसका एनालिसिस करके जो फैक्ट, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट, मतलब कुछ चीज़ छूटे नहीं, उसमें हर चीज़ रहेगा। वो आपके CG टेट है, सी टेट है, आपके शिक्षक भर्ती है, सभी में एकदम काम आएगा, मतलब आएगा। उसको पढ़ लिए मतलब
आपके बाल विकास बनना 100%, 30 में 30 बनेगा मतलब बनेगा। ठीक है, ऐसा टाइप का मैं नोट्स बना रहा हूँ और उसको आप लोगों को मैं प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। और मेरे वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करके जाइएगा भाई, क्योंकि देखो सब्सक्राइबर मेरा बढ़ ही नहीं रहा है। इतना मेहनत कर रहा हूँ, फिर भी इतना कंटेंट बना रहा हूँ, इतना रिकॉर्ड कर रहा हूँ गर्मी में, इसके बावजूद भी सब्सक्राइबर बढ़ नहीं रहे हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना।